नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्युदय क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जो आपकी जीएस की क्लासेस हैं यूपीपी और एसएससी जीडी की, वो दोपहर 2 बजे से स्टार्ट की जाएंगी। और आज जो जीएस की क्लास है इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, भारतीय संविधान से। और इस संविधान के बारे में हम डिस्कस करेंगे और फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हम पहले देखेंगे और आज हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे और ऐसे ऐसे हम आपको 18 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। और इसके बाद 1 लाइनर क्वेश्चन, 2 लाइनर, रेंडमली क्वेश्चन आदि आदि क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाए जाएंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन दिया गया है, भारत गुट निरपेक्षता की नीति अपनाता है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है कि भारत गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। ठीक है, शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता के कारण भारत गुट निरपेक्षता की नीति अपनाता है। तो इस विषय में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं कि भारत गुट निरपेक्षता की नीति को क्यों अपनाता है। तो हम देखते हैं कि गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है शक्ति के गुटों के प्रति तटस्थ, अर्थात किसी भी गुट के प्रति ना तो झुकाव और ना ही दुराव प्रकट करना। 1961 में स्थापित गुट निरपेक्ष आंदोलन का भारत जन्मदाता रहा और उस समय विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। कौन कौन से वो 2 गुट थे? नंबर 1 पूंजीवादी, नंबर 2 लोकतंत्रवादी। गुटों का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। इन 2 गुटों का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, जबकि साम्यवादी देशों का नेतृत्व भूतपूर्व सोवियत संघ कर रहा था। भारत ने गुट निरपेक्ष नीति का निर्माण किया जिससे विकास के दोनों गुटों में सहयोग प्राप्त कर सके। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, पूछा गया है, निम्न देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो वो कौन सा देश है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन ए चीन दिया गया है, ऑप्शन बी भारत दिया गया है, ऑप्शन सी दिया गया है आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन डी दिया गया है फ्रांस। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो इस विषय में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य 5 हैं, जो यूएसए, यूके, चीन, फ्रांस और रसिया हैं, जिसे वीटो शक्ति प्राप्त है। कौन सी शक्ति प्राप्त है दोस्तों? तो वो है वीटो पावर। ठीक है, वीटो पावर किन 5 देशों को प्राप्त है? तो उसमें आता है आपका यूएसए, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना, फ्रांस एंड रसिया। इनको वीटो पावर प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, तो हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, पूछा गया है कि आज़ादी के बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में कितने साल के लिए शासन किया? तो आज़ादी के बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में कितने साल के लिए शासन किया? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया गया है 18, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 39, ऑप्शन डी 49। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 49। ठीक है, तो 49 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज़ादी के बाद अपने देश में शासन किया। और हम इस विषय में थोड़ी चर्चा कर लें तो हम बात करें, स्वतंत्रता के बाद 1977 तक लगातार कांग्रेस का शासन रहा। उसके बाद 1980 से 1989 तक पुनः, और 1991 से 1996 तक एवं 2004 एवं 2014 तक कांग्रेस का शासन रहा। किसका रहा शासन? तो दोस्तों यहाँ कांग्रेस का शासन रहा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सत्ता संरचना का ऐसा रूप
जिसमें सत्ता प्रभावी ढंग से व्यक्तियों का क्या परिवारों के एक गुट के कब्जे में होती है। और ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं, अत्याचारी शासन, फास्टी फासिस्टवाद, कुलीन तंत्र और ऑप्शन डी दिया गया है धनिक तंत्र। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, कुलीन तंत्र। कौन सा तंत्र? कुलीन तंत्र। अब इस विषय में हम थोड़ी चर्चा करें तो हम बात करेंगे कुलीन तंत्र के बारे में और जानेंगे। जिस शासन प्रणाली में एक ही परिवार या गुटों के द्वारा संचालित होता है, कोई भी शासन प्रणाली है जिसमें एक ही परिवार या एक ही गुट के द्वारा संचालित होता है, उसे हम कुलीन तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुलीन तंत्र। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। आपका जो अगला क्वेश्चन है पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज को बुलाने का संकेत है। तो कोई भी भारतीय राष्ट्रपति कहीं जाता है तो उसको बुलाने वाले हवाई जहाज का संकेत क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है एयर इंडिया 1, ऑप्शन बी दिया गया है एयरफोर्स 1, ऑप्शन सी दिया गया है कोड ईगल, ऑप्शन डी दिया गया है फ्लाइट 101 या फ्लाइट 101। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कोड ईगल। तो क्या है कोड ईगल, इस विषय में हम थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं, फिर चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, कोड ईगल क्या है इसे हम जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति वायुसेना के विमान से यात्रा करते हैं जिसका कोड ईगल होता है। ठीक है, जिसका कोड ईगल होता है। तब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आपका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया है कि निम्न में से कौन योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता है। पूछा गया है कौन है वो जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन ए दिया गया है सुरक्षा मंत्री, ऑप्शन बी दिया गया है अटर्नी जनरल, ऑप्शन सी दिया गया है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी दिया गया है वित्त मंत्री। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो अब हम आगे बात कर लेते हैं कि क्या है योजना आयोग। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संगठन है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है एवं उसके उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। और भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी महान्यायवादी होता है। कौन होता है? महान्यायवादी। और साथ ही जो योजना आयोग है इसका वर्तमान जो नाम है वो है नीति आयोग। क्या है इसका वर्तमान नाम? तो वो दोस्तों आपका वर्तमान जो नाम है वो है नीति आयोग। योजना आयोग का जो वर्तमान नाम है वो है नीति आयोग। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन सही से क्लियर हो रहा होगा। अब हम चलते हैं इस सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है और पूछा गया है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो भारत में प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है वो किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? क्या या 1921 में प्रारंभ हुई थी, या फिर 1922 में प्रारंभ हुई थी, या 1941 में, या 1951 में? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1951 में। 1951 में योजना आयोग शुरू हुई थी। अब इस विषय में हम थोड़ी चर्चा करें तो पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल इन 1951 से हुआ एंड 31 मार्च 1956 तक चला। जबकि योजना आयोग का मतलब नीति आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। यह एक गैर संवैधानिक संगठन है, कोई यह संवैधानिक संगठन नहीं है और यह गैर संवैधानिक संगठन है। प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि योजना आयोग या नीति आयोग किस प्रकार का संगठन है। क्या फिर आप आंसर में लिखेंगे गैर संवैधानिक संगठन। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये एक प्रश्न का उत्तर क्लियर हो रहा होगा और सारी स्ट्रेटजी सब कुछ आपको समझ आ रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो दोस्तों दिया गया है 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग रिक्त स्थान दिया गया है। आगे दिया है कि अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। किसको
अध्यक्ष नियुक्त किया गया था पहले पिछड़े वर्ग 1953 में, तो वो कौन थे जिन्हें 1953 का पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काका कालेलकर। कौन हो जाएगा? काका कालेलकर। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए है वो हो जाएगा ऑप्शन सही बिल्कुल। और इस विषय में हम थोड़ी चर्चा भी करेंगे दोस्तों। तो हम बात करें प्रथम पिछड़े वर्ग की, तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष काका कालेलकर थे एवं 1977 में गठित पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बीपी मंडल थे। कौन थे? वीपी मंडल थे। और मंडल आयोग की रिपोर्ट का बीपी सिंह के काल में लागू किया गया। मंडल आयोग की रिपोर्ट को बीपी सिंह के काल में लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपका है, ओबीसी के वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था? जो ओबीसी का वर्ग था उसकी एक लेयर थी, उसका नाम था क्रीमी लेयर, जिसकी पहचान करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी। तो उस समिति का नाम क्या था जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया था? तो दोस्तों इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन ए दिया गया है डॉक्टर एम के मुंशी समिति, जी भीमा लंकर समिति, रामनंदन समिति, स्वर्ण सिंह समिति। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रामनंदन समिति। रामनंदन समिति ने ओबीसी के वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त की गई थी। और अब हम बात करें थोड़ा इसके विषय में, क्या थी क्रीमी लेयर और रामनंदन समिति से रिलेटिव कुछ बातें करें तो रामनंदन समिति ओबीसी वर्ग का क्रीमी लेयर की पहचान करती थी और डॉक्टर के एम मुंशी समिति संविधान सभा का कार्य संचालन समिति, जबकि जी बी मावलंकर समिति जो थी वो संविधान सभा का कार्यों संबंधी समिति थी और स्वर्ण सिंह समिति जो थी वो मौलिक कर्तव्यों के बारे में निर्धारण करती थी। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं इस प्रैक्टिस सेट के अंतिम क्वेश्चन की ओर, जो आपका आखिरी क्वेश्चन है। तो वो दोस्तों कुछ इस प्रकार है और पूछा गया है आपसे कि यूएन कंज्यूमर बिल परिभाषित अधिकारी में उपभोक्ता अधिकार निम्न में से कौन नहीं है? तो कौन सा यूएन कंज्यूमर बिल में उपभोक्ता अधिकार नहीं है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है चयन करने का अधिकार, दूसरा दिया गया है सुरक्षा का अधिकार, तीसरा दिया गया है प्रतियोगिता का अधिकार, ऑप्शन डी दिया गया है निवारण का अधिकार। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतियोगिता का अधिकार। कौन सा अधिकार दोस्तों? प्रतियोगिता का अधिकार। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, थोड़ी व्याख्या करें। व्याख्या क्या करनी है? जैसा कि मैंने बता दिया है, प्रतियोगिता का जो अधिकार है वो कोई भी निर्धारित अधिकार नहीं है, कोई भी निर्धारित अधिकार नहीं है, अर्थात प्रतियोगिता के अधिकार का कोई भी निर्धारण नहीं किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए। यदि आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आती है, यदि आप फर्स्ट बार विजिट किए हैं हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हमारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।